आप सभी दोस्तों का मेरे ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास दो भाग पढ़ चुके हैं और इस दो भाग में लगभग 106 प्रश्नों को जान चुके हैं। हालांकि 106 प्रश्न ही नहीं, उन सभी प्रश्नों का जो चारों विकल्प और चारों विकल्प का व्याख्या के साथ हम लोग पढ़े हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 200 से अधिक क्वेश्चन आपकी जानकारी में हो चुका है। अगर आप इसके पहले पढ़े होंगे तो रिवीजन हो गया होगा, या पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका तीसरे पार्ट का वीडियो, यानी अभी हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास ही पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो ये प्रश्न है इसका संख्या 107 है। 107 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस साहित्यकार के या किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। चूंकि यह हिंदी के बारे में नहीं पूछ रहा है कि मैंने हिंदी भाषा में लिखने वाले इतिहास ग्रंथ का नाम, केवल ये पूछ रहा है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ। तो इसका सीधे सीधे इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगर ये नाम आया होगा तो ये नाम आएगा। ठीक है, अब इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में एक चीज़ और हम लोग थोड़ा जान लें कि जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना का नाम है, बुक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसको जो है ग्रियर्सन ने 11 भागों में विभक्त किया है। यानी कि एक तरह से यूं कहा जाए कि 11 खंड हैं, 11 भाग हैं या 11 चैप्टर हैं। यह भी प्रश्न पूछता है कभी कभी कि द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कितने भाग में, भाग नहीं बल्कि यूं कहा कितने खंड में है, यानी कि कितने चैप्टर इसमें हैं। तो देखिए ये नाम भी दे दिए हैं चैप्टर का। यहाँ देखिए, चारण काल पहला, दूसरा है 15वीं सती का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीत काव्य, आठवां तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो यह जो है कि इस तरह से इतने हिंदी साहित्य का काल विभाजन को इतने नामों से वो वर्णित किए हैं, इतने खंडों में भी विभक्त किए हैं। ठीक है, इसके अलावा शिव सिंह सेंगर के इतिहास के किताब का नाम है शिव सिंह सरोज। महेश दत्त शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह, और मौलवी करीमुद्दीन का है तजकिरा ई शुअराई। ठीक है ना, तो इस तरह से ये भी आपको जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 108 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, मतलब रामचंद्र शुक्ल कृत इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। यह जो है पहले स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में नहीं था, यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और बाद में 1929 में इसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास का एक तरह से एक किताब के रूप में परिणित हो गया। ठीक है, आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एनवीएस पीजीटी 2014 में पूछा भी गया है। ये अक्सर पूछता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो सही उत्तर है सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को यानी कि आदिकाल को वीरगाथा वीर काल के नाम से संबोधित किए हैं। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और वीर काल जो है कि
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 110 नंबर का जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष। अभी मैं बताया हूं, इसका सही उत्तर है डी, यानी कि 1929 में यह एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हुआ। इसका प्रकाशन हुआ 1929 में। इसके पहले वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया था सामने। ठीक है, आगे देखिए, इसका व्याख्या भी देख लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास, पहले इसका हिंदी साहित्य का इतिहास नाम नहीं था। जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह जब प्रकाशित हुआ तो हिंदी साहित्य के विकास के रूप में प्रकाशित हुआ, यहाँ जो देखिए। ठीक है, और बाद में यह एक ग्रंथ के रूप में हो गया और इसमें लगभग 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। ठीक है ना, यह जानना बहुत जरूरी है। और इससे आपको एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बन जाते हैं कि कब प्रकाशित हुआ, फिर ये किस रूप में पहले आया, फिर उसके बाद से कितने कवियों का वर्णन इसमें किया गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रश्न एक साथ क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है ये अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। यहाँ देखिए, यह स्पष्ट है, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। कभी कभी अबुल हसन खुसरो के नाम से भी आता है, इसको हटा दिया जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी पूछता है अबुल हसन खुसरो दे देता है नाम, लेकिन इनका पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। ठीक है ना, इनके बारे में थोड़ा सा और भी जान लीजिए। खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अक्सर प्रश्न पूछता है कि खुसरो किनके शिष्य थे। ठीक है ना, और खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो जो है कि खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। और ये पहेलियाँ मुकरियाँ उक्त वैचित्र की प्रधानता इनकी रचना में रही है। इनके द्वारा जो ग्रंथ हैं वह है खालिक वारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। आगे देखिए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है। उत्तर है डी, यानी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जो है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 113, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं, कौन है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन। इसके पहले बार बार यह नाम आता है और अभी अभी इसके बारे में हम लोग विस्तार से व्याख्या भी पढ़े हैं। और यह जो है कि एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि यह 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह सामने आया और इसमें जो है कि 952 कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है, 114 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हिंदी नवरत्न का रचना काल है। हिंदी नवरत्न की रचना कब हुई थी। तो इसका उत्तर है सी, यानी कि 1910 में। तो हिंदी नवरत्न की रचना 1910 में हुई थी। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, मिश्र बंधु हैं। और मिश्र बंधुओं में इसके पहले भी जिक्र किया जा चुका है, फिर से जान लीजिए। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये 3 लोग हैं जिनको मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। 15वां है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। तो देखिए, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी हैं और सी यानी कृष्ण बिहारी नहीं है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है 116 नंबर का प्रश्न, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ए। ठीक है ना, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम जो दिए हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी शब्द सागर में लिखित यानी कि
पहले किस किताब के रूप में आया? याद करिए, अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले ऊपर व्याख्या के दौरान हम लोग पढ़े हैं कि हिंदी साहित्य का विकास के रूप में पहले यह सामने आया और बाद में यह जो है जब ग्रंथ के रूप में, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में जब प्रकाशित हुआ तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम हो गया। और ये प्रकाशित कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो पहला है हिंदी शब्द सागर, दूसरा है शिव सिंह सरोज, और तीसरा है मिश्र बंधु विनोद, चौथा है हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद, यानी कि सी। और इसको ये भी ध्यान रखेंगे कि मिश्र बंधु विनोद यह पहले 3 भाग में प्रकाशित हुआ। इसके 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि मिश्र बंधु विनोद पहली बात कि कितने भागों में विभक्त है, तो इसका उत्तर होगा 4 भाग में विभक्त है। तो 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। और चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो यहाँ देखिए, ये 1934 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था, जबकि 3 भाग का प्रकाशन 1913 में ही हो चुका था। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ध्यान रखेंगे, जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आगे 120 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो है हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष लिए थे, माने हिंदी के तत्सम स्वरूप को ही ये अंगीकार करने के लिए काफी प्रयत्न किए और उसी का पक्ष लिए थे। अगला है 121वें नंबर का प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, कि संबत 1375 से 1700 संबत तक, 1375 से 1700 संबत तक। तो इस तरह से हम लोग जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये यहाँ ये 3 वीडियो में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल। अब तक आप हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारा आभार। और अगर मेरा कलेक्शन अच्छा लग रहा हो और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं और आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, बी8, सुपर टेट, टेट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सभी लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।